हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीके सिंह फ्रॉम एसएबी सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने फिजिक्स में मिरर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस बाद में भी करेंगे, ठीक है। पर आज हम लोग रिफ्रैक्शन वाला पार्ट देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, ओके। तो बोर्ड अपना किधर है? ओके, गो टू द बोर्ड। तो शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। तो भैया रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो, रिफ्लेक्शन तो था बाउंस बैक ऑफ लाइट, बाउंस बैक ऑफ लाइट मतलब ऐसे लाइट आ रही थी, बाउंस होके ऐसे चली गई, तो हमने क्या कह दिया? रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई? रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट रे का डेविएशन होता है, किससे? फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। कब? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। रिफ्रैक्शन कब होगा और क्या होगा? जब लाइट रे डेविएट करेगी अपने ओरिजिनल पाथ से। कब? व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ओके। तो भैया जरा समझते हैं अपने बात को, क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो इसको हमने कहा मीडियम 1 और ये है हमारा मीडियम 2, ठीक है। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करते। मान लो इसका ओरिजिनल पाथ ये है, ठीक है। ओरिजिनल पाथ ये है, तो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करेगी। मतलब अब दो तरीके हैं डेविएट करने के, या तो अपने ओरिजिनल पाथ से इधर आ जाए या तो अपने ओरिजिनल पाथ से इधर चली जाए। भाई अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट करने के दो तरीके हैं, या तो इधर आ जाए या तो उधर चली जाए, यही तो भैया अब इधर जाएगी कि इधर आएगी? सबसे बड़ा प्रश्न है ना। क्वेश्चन फिजिक्स तो यही है ही है, क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन और उसका आंसर मिलेगा तो अगला क्वेश्चन। तो भाई देखो, पहले तो था कि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाएगी तो क्या होगा? एक्सक्यूज मी। तो फिजिक्स ने बताया कि डेविएट होगा। और जब उसने ये बता दिया डेविएट होगा, तो अब फिर नया क्वेश्चन कि इधर डेविएट होगा कि उधर डेविएट होगा। फिर अभी जब ये बता देगा कि इधर होगा कि उधर होगा, तो फिर पूछा जाएगा क्यों होगा भाई, है ना। चलो भाई, तो पहले तो यही पता कर लें कि इधर डेविएट होगा। तो देखो, अगर लाइट रे हमारी रेयरर से डेंसर जाएगी, कहां? रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, तो टूवर्ड, अब ये पहले तो ये देखो, ये नॉर्मल है क्या? ये सरफेस था, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर, तो ये नॉर्मल। तो जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी तो लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। मतलब नॉर्मल ये है, ऐसे जाना चाहिए, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। कब? जब रेयरर से डेंसर जाएगी। तो भैया इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कब? जब डेंसर से रेयरर आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। मतलब ये वाला केस कब है? जब रेयरर से डेंसर जा रही है। और ये वाला केस कब है? जब डेंसर टू रेयरर आ रही है, ठीक है। अब फिर एक नया क्वेश्चन, सर ये डेंसर और रेयरर क्या चीज होती है ना? सही बात है ना भाई। तो अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि रेयरर मीडियम क्या होता है और डेंसर क्या होता है ना। तो देखो भाई, रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट को फ्लो होने में आसानी हो, लाइट को फ्लो होने में आसानी हो,
ठीक है। अच्छा, जो बच्चे मेरे 9th के लेक्चर्स भी देखते होंगे या देखा होगा, वो ये सोच रहे होंगे सर उसमें तो बकायदा डेफिनेशन वगैरह लिखा देते हैं, 10th में नहीं लिखा रहे हैं। तो देखो बच्चों, जैसे जैसे आप बड़े होगे, हाई स्टडीज़ के लिए जाओगे, ठीक है, तो नो वन विल प्रोवाइड यू द नोट्स, ओके, यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। आपको अपने खुद के नोट्स बनाने होते, तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली बना पाओगे, है ना। 9th में ये है, अभी अभी आप लोग 8th से आए होते हो 9th में, तो इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, बट नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ओके। आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए, ठीक है। चलो, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो रेयरर मीडियम क्या होता है भाई? जिसमें फ्लो ऑफ लाइट को इजी हो, फ्लो करना, लाइट को फ्लो करना इजी हो, या लाइट को फ्लो होने में जो ऑब्स्टिकल्स लग रहे हों, जो रुकावटें हों, वो कम हो। जैसे लाइट ऐसे जा रही तो इसको रोकने वाले लोग कम हो, ठीक है, तो वो हम कहते हैं रेयरर मीडियम। तो फिर डेंसर क्या है भाई? डेंसर मीडियम क्या है? जिसमें फ्लो करने में इसको दिक्कत हो, डिफिकल्ट हो, ठीक है, वो क्या होगा? डेंसर होगा ऑप्टिकली, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा डेंसिटी से ये डेंसर कुछ रिलेट होगा, है ना। नहीं, तो देखो, डेंसिटी से ऑप्टिकल डेंसिटी या ऑप्टिकल डेंसर मीडियम को रिलेट नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे हैं जिनका मास तो ज्यादा है, मतलब उनकी वैसे डेंसिटी ज्यादा है, मास डेंसिटी ज्यादा है, पर ऑप्टिकली वो रेयरर है, ठीक है। एग्जाम्पल में कैरोसिन आता है, ठीक है। चलो, इतना समझ गए। तो अब ये रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम हम डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसको फिर से बना देते हैं। हाँ, तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम हम किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, क्योंकि रेयरर मीडियम क्या है? अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। अब मोर क्या? मोर देन, किसी से ज्यादा। तो रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम हम किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे, PECT, ठीक है, किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे कि वाटर इज डेंसर देन एयर, मतलब एयर में स्पीड ज्यादा होगी, वाटर में कम होगी, ठीक है। डायमंड इज डेंसर देन, या हम कहते हैं, चलो डायमंड हटाते हैं, कुछ और लिखते हैं, कहते हैं ग्लास इज डेंसर देन वाटर, ठीक है, ग्लास इज डेंसर देन वाटर। इसका क्या मतलब है कि ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, वाटर की कम है, पर यहां पे तो हम कह रहे थे वाटर। तो रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। अब हम आपसे पूछे 10 बड़ा है कि 5, जाहिर सी बात आप कहोगे 5 छोटा है, 10 बड़ा है। पर अगर हम पूछे 5 बड़ा है कि 3, तो जाहिर सी बात कहोगे 5 बड़ा है। तो रिस्पेक्ट भी तो डिफाइन करता है ना, कि किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है ना। इतना समझ में आ गया। चलो, तो ये डेंसर है कि रेयरर है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक म्यू बनाया। इस लेटर को क्या बोलेंगे हम? म्यू। बहुत लोग न्यू या कुछ भी बोले, म्यू बोलेंगे, ठीक है। म्यू क्या होता है? म्यू होता है बच्चों, कहां लिख दूं, यहां लिख दे। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जिसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर। अब किसी दूसरे के म्यू से कंपेयर करोगे ना, तो जिसके म्यू से जिसकी म्यू की वैल्यू ज्यादा, वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा, वो ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर। मान लो हम कहते हैं एक का ऑप्टिकली मतलब एक की म्यू होता है 1.50 और एक का होता है 1.33, तो ये वाला ज्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू दिस। तो बता दें ये ग्लास का होता है और ये वाटर का होता है, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी आती है, ठीक है। चलो उसके पहले एक चीज देख लें कि हमारे पास अभी तक जो सबसे रेयरर मीडियम है वो है वैक्यूम। वैक्यूम से ज्यादा रेयरर कुछ नहीं,
या कहीं कहीं एयर भी लिख देते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है उसकी ऑप्टिकली डेंसिटीज में, ठीक है, इस वजह से वैक्यूम या एयर हम बोल देते हैं, ठीक है। चलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं, तब तक के लिए इसको इरेज कर देते हैं, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो भाई, अभी हमने बताया कि कोई चीज डेंसर है कि रेयरर है, ये हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी के रेफरेंस में डिफाइन करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या एनसीईआरटी में ये 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 को ऐसे लिखते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसकी स्पीड ऊपर, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। समझे बच्चों? मतलब अगर कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 या 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसकी स्पीड ऊपर और जिसके लिए पूछेगा उसकी स्पीड नीचे। तो ऐसे में मान लो अगर हमसे पूछ ले म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन, अब ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो फॉर्मूला किसका बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। एनसीईआरटी के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वो ये नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो नोटेशन पे आपको नहीं जाना है, आपको देखना है कि क्या दिया गया है, ठीक है। चलो भाई, इतना समझ गए। अब अगर हमसे मान लो पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, तो हम क्या लिखेंगे भाई, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। इतना समझ गए क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और यही जब हमसे वो एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी का पूछ ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, उसी को नाम दे देते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम दे देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है तो सिर्फ हम म्यू डब्ल्यू लिख देंगे, उसके साथ यहां पे कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये अंडरस्टूड होता है कि वैक्यूम या एयर के रिस्पेक्ट में ये बताया जा रहा है। मतलब अगर आपसे अगर बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज, मान लीजिए बोला 0.5, अब पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू है कि नहीं, मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब तो समझ में आया कि वाटर और ग्लास के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, मगर जब उसको रिस्पेक्ट एयर या वैक्यूम बताना होता है तो वो बोलता ही नहीं, वो सीधे बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज दिस, खत्म काम, ठीक है। मतलब जब एब्सोल्यूट की बात होती है तो कोई चीज मेंशन नहीं की जाती, एब्सोल्यूट की बात होती है मतलब वैक्यूम या एयर की बात होती है रिस्पेक्ट में, ठीक है, समझ गए।
तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग c से डिनोट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन किसी मीडियम को मान लो v से डिनोट किया, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ मान लो मीडियम 1 इज इक्वल टू c अपॉन v1। इन केसों में क्या बनेगा फॉर्मूला, म्यू ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, इसके केस में क्या बनेगा फॉर्मूला, म्यू ऑफ g विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। ठीक है, इतना क्लियर। चलो, तो एनसीईआरटी में एक टेबल दी होगी, ठीक है, चलिए हम टेबल आपको यहां पे दिखा देते हैं। ठीक है, जो बोर्ड पे ध्यान दो भाई। तो टेबल आप लोगों को दिख रही होगी बोर्ड पे। तो देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.003, आइस का क्या है 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, फ्रीज क्वास 1.46, ठीक है, टार्पिन ऑयल 1.47, बेंजीन 1.50, क्राउन ग्लास 1.52, ठीक है, इसी तरह बाकी भी है, डायमंड 2.42। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं करने होते, ठीक है, कुछ हैं जो दिमाग में बस जाते हैं, जैसे वाटर का है कितना 1.33 है, इसको हम कभी कभी 4/3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद नहीं करनी होती। अच्छा, अगर इसमें हम पूछ लें, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिख रहा है ना सबके, ठीक है, अगर हम पूछ लें कि विच इज मोर ऑप्टिकली डेंसर, कैरोसिन की अल्कोहल, क्या जवाब होगा, जल्दी से कमेंट करो, क्या जवाब होगा, कैरोसिन इज मोर डेंसर देन अल्कोहल। क्यों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैरोसिन इज मोर देन अल्कोहल। ठीक है, समझ गए, बताया था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर। इतना समझ में आ गया। चलो, अब जरा रिफ्रैक्शन को थोड़ा और करीब से देखते हैं। टेबल हटा दें, ठीक है, हटा दी भाई टेबल। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये रहा हमारा मीडियम 1, ये रहा हमारा मीडियम 2। मान लो ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो देखो भाई लाइट रे ऐसे आएगी, ये मान लो नॉर्मल है। तो हमने क्या बताया था, जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती, तो ऐसे बेंड हो जाएगी। जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे जाएगी, ऐसे। ये हमारी क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल है। तो यहां भी वही फंडा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ये वाला एंगल कोई नहीं लेगा भाई, क्यों, क्योंकि ये तो सरफेस और इंसिडेंस के बीच का एंगल है। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल आर। ठीक है, समझ गए, क्लियर। अब कोई ये एंगल नहीं लेगा, ना कोई इस रे से लेगा। ये तो रे उसका हमने दिखाया कि ये पाथ होना चाहिए था, पर है ये, तो ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ। समझ गए ना सभी लोग। तो ये रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। क्या लॉ है भाई रिफ्रैक्शन के भी, वो भी देख लेते हैं। तो देखो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे
एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां? ये वाला नॉर्मल, इस इंटरमीडिएट फेज का नॉर्मल। ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। कुछ उसी तरह मिलता जुलता है क्या भाई? किसकी तरह? रिफ्लेक्शन की तरह। रिफ्लेक्शन में भी एक रूल यही था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन। बस वहां पे रिफ्लेक्शन था तो रिफ्लेक्टेड रे थी, यहां पे रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये रूल तो बिल्कुल सेम। दूसरा रूल क्या था वहां पे? रिफ्लेक्शन में दूसरा रूल था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, पर यहां पे ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। यहां पे क्या रूल है? द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट। रेशियो निकालना है दो एंगल्स का, उनका भी साइन लेना है। किसका साइन लेना है? द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। और अभी हम देखेंगे इसी कांस्टेंट की वैल्यू म्यू हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? μ2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, अगर ये मीडियम 2 है, ये 1 है। ठीक है, अभी देखते हैं, वो भी क्लियर करते हैं अभी। ठीक है, तो क्या होगा भाई कि द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन एंगल ऑफ अ रिफ्रैक्शन इज द कांस्टेंट फॉर लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब ये तब होगा जब हम मीडिया का पेयर सेम लें। ये वैल्यू हर बार, अब जैसे मान लो आई की वैल्यू चेंज करोगे तो आर की वैल्यू उसी के रिस्पॉन्ड में चेंज होगी। अब ऐसा नहीं एक बार मीडियम का पेयर ये लिया, मान लो एक बार तुमने ग्लास और वाटर में निकाला तो आई अपॉन आर की वैल्यू कुछ आ गई, फिर आपने मीडियम ही चेंज कर दिया, डायमंड और वाटर का निकालने लगे, फिर क्या सर ये तो बदल गया। ठीक है, तो ये नहीं करना है। सेम पेयर ऑफ मीडिया, अगर एक एक्सपेरिमेंट ग्लास और वाटर का किया है तो अगला भी किसमें होना चाहिए? ग्लास और वाटर। ठीक है, समझ गए? चलो, तो इसी लॉ को क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं भाई? स्नेल्स लॉ के नाम से भी इसको जानते हैं। स्नेल्स नाम के साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने दिया होगा। किस नाम से जानते हैं? स्नेल्स लॉ। क्लियर है? क्या भाई? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर? चलो, अब जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। क्या? रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो मान लो हमारे पास कोई एक ग्लास स्लैब थी। ठीक है, क्या थी भाई? ग्लास स्लैब थी। हमने यहां पे एक लाइट लेके आए और हमने इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारी ग्लास स्लैब थी। ठीक है, यहां से लेके आए हमने, इसमें इंसिडेंट करा दिया। अब ये ग्लास है, बाहर एयर है, बाहर एयर है। अब ये इंसिडेंट का पॉइंट है तो यहीं पे तो नॉर्मल होगा, तो ये हमने नॉर्मल बनाया। अब बताओ बच्चों, इसका ओरिजिनल पाथ तो ये है, पर मीडियम चेंज हुआ है क्या? है, मीडियम चेंज हुआ है ना? मीडियम चेंज होगा तो बताओ टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी? बताओ जल्दी भाई। टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। क्यों भाई? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है। ये रेयरर है ना, क्योंकि एयर से रेयरर को कुछ होता नहीं, और ये तो डेंसर होगा ही क्योंकि ग्लास है। तो हमने यही तो बोला था, रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो इधर आ गई। आप देखो, इसको ऐसे जाना चाहिए क्या? और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये नॉर्मल।
पर ऐसा जाना चाहिए, पर ये डेंसर से रेयरर मीडियम चेंज हो रहा है। देखो तो मीडियम चेंज होगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी, मतलब ओरिजिनल लाइन कुछ ऐसी जानी थी और ये ग्लास स्लैब से होने के बाद कुछ यहां से जाएगी। देखो दोनों चेंज हो गए क्या पाथ। ग्लास स्लैब ना होता तो लाइट रे ऐसे जाती, ग्लास स्लैब रख दिया इसलिए लाइट ऐसे जा रही। ठीक है, समझ गए। तो ये जो लाइट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां जानी चाहिए थी, यहां खिसक के आ गई, खिसक गई ना लाइट रे, इसी को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एलडी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ना अच्छा स्पेलिंग लिख देनी, बच्चे कहेंगे सर तो हमसे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगे। तो क्या हो जाएगा? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्यों लैटरल डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि लाइट रे डिस्प्लेस होके आई है। ठीक है, हो जाएगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो देखो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल I1 बोल दें, इसको एंगल R1 बोल दें, इसको एंगल I2 बोल दें, और इसको एंगल, ये वाला एंगल नहीं 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 नहीं, नॉर्मल और इसके बीच का एंगल, एंगल R2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये तो हमारा ग्लास स्लैब है ये। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो फिर आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेंसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंसेस। जैसे मिरर में हम लोगों ने उसमें 6 केस और उसमें 2 केस पढ़े थे, याद होंगे सबको। उसी तरह 6 केसेस और 2 केसेस इसमें भी होते हैं। ठीक है, बस खाली थोड़ा सा चेंज है, क्या वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो सी यू देन, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।